जीएचक्यू हमला केस में बाजी पलटती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान को उम्र कैद की बजाय सजाए मौत दिलवाने के हवाले से मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। इमरान के खिलाफ एक ऐसे गवाह को मंजर आम पर लाने का फैसला किया जा चुका है जो पूरे केस की काया पलट के रख देगा और उसकी गवाही को कोई झुटला भी नहीं सकेगा। और फिर जीएचक्यू हमला केस में 32 यूएसबीज का किस्सा क्या है और फिर पाकिस्तान जमहूरियत के लिहाज से किस नंबर पर मौजूद है, क्यों पाकिस्तान की हुकूमत की दर्जाबंदी अमराना हुकूमत के तर्ज पर की जा रही है। होगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से हुकूमत के शर्मनाक झूठ बेनकाब हो चुके हैं। जी नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉर्पोरेशन पर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से वजीर आजम के बाद वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर मुतवातिर झूठ बोल रहे थे, आज हम उन जितने भी झूठ हैं उन सबको बेनकाब करेंगे। और क्या हुकूमत 11,000 मुलाजमीन, उनके अहले खाना और उनके हमदर्दों की तरफ से इस्लामाबाद में 4 मार्च को दिए जाने वाले धरने का बोझ उठा सकेगी? और वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर के नाक के नीचे से उनका अपना चहिता, उनका अपना लाडला एक ऑफिसर किस तरह 3.5 करोड़ रुपए ले उड़ा। इनमें से अहम तरीन मामला और भी है, वो है पीटीआई का, यानी पीटीआई को ग्रैंड अलायंस की तश्कील के हवाले से पहले ही कदम पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद का हिस्सा क्यों न बन सके? और फिर ग्रैंड अलायंस की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया था तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से, उस एलामिया पर जेयूएफए की तरफ से दस्तखत क्यों न किए गए? आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। और आपसे गुजारिश के कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान में एक तमाशा जारी है और वो तमाशा है जमहूरियत के हवाले से, और वो तमाशा है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। कुछ तांगा पार्टियां मुतवातिर कोई इश्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और वो समझ रही थी कि जेयूएफए अगर उनके बराबर में आ गई, यानी उनके इत्तेहाद में शामिल हो गई, या मौलाना फजल रहमान उनके साथ आ गए, या फिर किसी भी तरह उस कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर अगर जेयूएफए के दस्तखत करवाए जा सके तो फिर वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि किस तरह हुकूमत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया, यानी कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई, दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए और फिर एक तकारीर की गई। और तकारीर करने वाले जो रहनुमा थे वो लोग थे जो अपनी निशस्त जीतना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। खैर, जो हुआ सो हुआ, फिर एलामिया जारी हुआ, लेकिन उस एलामिया पर जेयूएफए के दस्तखत नहीं थे क्योंकि जेयूएफए के रहनुमाओं का कहना था कि वो बाहिसियत मंदूब इस सोकाल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। जबकि मौलाना फजल रहमान की इस अमल ने या जेयूएफए की तरफ से इस अलायंस में बाज़ाब्ता तौर पर शरीक ना होने की वजह ना होना पीटीआई के लिए इबरतनाक शिकस्त है, यानी ग्रैंड अलायंस की तश्कील का पहला कदम ही पीटीआई को ले डूबा। और पीटीआई ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से एक ऐसा इत्तेहाद वजूद में आए जिसकी तवज्जुह से इमरान खान को बचाया जा सके। इस हवाले से सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों की खिदमत हासिल की गई, इस हवाले से मारन बलोच की खिदमत हासिल करने की कोशिश की गई, इस हवाले से मंजूर पश्तीन की भी खिदमत हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन पीटीआई को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि मौलाना फजल रहमान एक मंजे हुए सियासतदान है। उन्होंने जो मुतालबे रखे हैं उन मुतालबात को पूरा करना पीटीआई के बस की बात नहीं है। न तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से दस्तबरदार हो सकती है, न ही पीटीआई कौमी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की निशिस्त से या जो एक मतलब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की निशिस्त से दस्तबरदार हो सकती है। तो इस हवाले से फिर जेयूएफए का सरबराह मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ कैसे आ सकता है? जिस स्टेज पर मारन बलोच बैठी हो, जिस स्टेज पर सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों के रहनुमा बैठे हो और जिस स्टेज पर मंजूर पश्तीन बैठे हो, उस स्टेज पर
मौलाना फजल रहमान और उस स्टेज पर बिलखुसूस जिस पर पीटीआई की वो क़यादत बैठी हो जो कल तक उसे मौलाना डीजल कहकर बुलाती थी, उनके साथ कैसे बैठा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिहाज से किस नंबर पर मौजूद है, इस हवाले से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में पाकिस्तान के 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। जारी रिपोर्ट में दुनिया भर के 165 आजाद रियासतों और 2 खुद मुख्तार खित्तों का जायजा लिया गया। इंडेक्स 5 बुनियादों पर ममालिक का जायजा लेता है, जिसमें इंतखाबी अमल, हुकूमत की फालियत, सियासी शिरकत, सियासी सकाफत और शहरी आजादी शामिल है। हर मुल्क को 4 में से 1 के तौर पर दर्जाबंदी की गई है, जिसमें मुकम्मिल जमहूरियत, नाकिस जमहूरियत और हाइब्रिड निजाम और अमराना निजाम शामिल हैं। तहकीक में जो चीजें सामने आई हैं, तहकीक में दुनिया भर में मजमूई तौर पर जमहूरियत के जवाल का मुशाहिदा किया गया, जबकि पाकिस्तान आलमी दर्जा बंदी में 2.84 के मजमूई स्कोर के साथ 124वें नंबर पर रहा, जिसकी दर्जाबंदी अमराना हुकूमत के तौर पर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले थे, जिनकी आलमी दर्जाबंदी बिलतरतीब 25, 10 और 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। तो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और डान में मेरे ख्याल में छपी हुई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि GHQ हमला केस की बाजी किस तरह पलट गई है और इमरान खान के हवाले से मामला उम्र कैद से बढ़कर सजाए मौत की तरफ किस तरह बढ़ रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सजाए मौत दिलवाने के हवाले से सरगर्म हो गई है, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, इसके हवाले से कुछ हकायक बताऊं। लेकिन पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यूटिलिटी स्टोर्स का मामला बहुत ज्यादा संजीदा, बहुत ज्यादा एक नाजुक और हसास होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह तकरीबन 3000 डेली वेज मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, जिनके हवाले से अदालतों के फैसले मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है वो राना तनवीर और वजीर आजम की तरफ से मुतवातिर झूठ बोले जा रहे हैं। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत में इतना दमखम है कि यूटिलिटी स्टोर्स के 11,000 मुलाजमीन के अहले खाना और उनके हमदर्दों की तरफ से इस्लामाबाद में अगर धरना दिया जाता है तो क्या उसका बोझ उठा सकेगी? नाज़रीन, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अगर का। मुमकिन है कि हुकूमत को शायद होश आ जाए, हुकूमत शायद इनके साथ निगोशिएट कर ले और शायद इस मामले को निगोशिएशन के जरिए हल किया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस ऑफिसर ने 3.5 करोड़ रुपए लिए हैं। लेकिन इस वक्त जो अहम मामला है वो है सूबाई वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का। तो गुज़िश्ता रोज उन्होंने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार में वहां पर एक तकरीर की और उसमें बयानात और उनकी तरफ से जो मुतवातिर तकारीर की जा रही है, उनकी तरफ से जो मुतवातिर बयानात दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि राना तनवीर अपने ही हलफ से इनहराफ कर रहा है। राना तनवीर की तकारीर आइन में जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे मुतसादिम हो रही हैं और राना तनवीर जो कुछ कर रहा है उससे आगे चलकर बहुत बड़ा फसाद भी बर्पा हो सकता है या फिर बड़े पैमाने पर अनार्की भी पैदा हो सकती है। राना तनवीर का यानी उनकी तकारीर में मुतअद्दिद झूठ बोले जा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह उन्होंने बात की है कि जो है वो उन्होंने बात की है, यानी इनकी तकारीर से न सिर्फ मुझे ये महसूस बल्कि मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे वो उनके अंदर में बहुत सारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से जो पिछले 54 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उनके हवाले से बहुत बुरी तरह एक बहुत भद्दे किस्म का बुग्ज भरा हुआ है और वो बुग्ज राना तनवीर से वो काम करवाने जा रहा है कि कल को जब इनकी हुकूमत जाएगी तो राना तनवीर को बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। राना तनवीर कह रहा है कि कौन कह रहा है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं? राना तनवीर साहब फरमा रहे हैं कि कौन कह रहा है। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, आपकी हुक्मरान जमात कह रही है, आपका वजीर आजम कह रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 23 अगस्त 2024 को आपके सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने कहा था कि हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर्स है उनको बंद कर रहे हैं
और बाकायदा सेनेट कमेटी के इजलास में कहा था सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हम इसको बंद करें और यूटिलिटी स्टोर्स को एसओईज के 24वें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 24वां नंबर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का रखा गया था। और फिर ये कहा गया, अलीम खान की तरफ से ये कहा गया कि हम बंद नहीं कर रहे, अलबत्ता यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आगे जनाब फरमा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये कह रहे हैं वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर। तो राना तनवीर साहब, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के आपकी तरफ यानी आपकी हुकूमत की तरफ 20 अरब रुपए वाजिब अदा है, क्या आपने वो दिए? आपके एफबीआर ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के अकाउंट से 12 अरब रुपए का डाका डाला, क्या वो 12 अरब रुपए आपने रिटर्न किए? आप बात करते हैं कि अरबों रुपए का, तो बात सिर्फ ये है कि सालाना 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, सालाना 50 अरब रुपए की सब्सिडी। और वो जो सब्सिडी होती थी वो यूटिलिटी स्टोर्स के लिए नहीं होती थी, वो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए नहीं होती थी। वो किसके लिए होती थी जनाब? वो होती थी कि 26 मिलियन घराने, जिन मुल्क के 26 मिलियन घराने, उनके जो है वो जो तकालीफ है या गुर्बत है, या जिस तरह एक आदाद शुमार सामने आए कि मुल्क की 5.56% आबादी इंतहाई गरीब है। मतलब ये कि ये 11 मिलियन अफराद को सोशल सेफ्टी नेट कवरेज की जरूरत है। इसके अलावा आबादी का 20.57% यानी 43.44 मिलियन अफराद खत्ते गुर्बत पे खड़े हैं, और उनमें 43.44% अफराद जो मजमूई तौर पर हैं, और उनमें से 13.49% लोग मिलियन आबादी जो है वो है जो शहरी इलाकों में रहती है। इसके अलावा 28.64 मिलियन आबादी जो है वो देही इलाकों में रहती है, और ये आबादी जो है मजमूई तौर पर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 43.44 मिलियन जो आबादी है ये खत्ते गुर्बत पे खड़ी हुई है। इनको अगर एक ही झटका लगाना तो ये खत्ते गुर्बत से एकदम नीचे आ जाएंगे, और फिर गुर्बत के तनासुब में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो आगे कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर अरबों का नुकसान हो रहा है तो साबित करें ना कहां हो रहा है, किस मद में हुआ है। इस वक्त बहुत सारी बातें नाज़रीन मुझे आपको बतानी है। झूठ की भी एक हद होती है। 20 अरब रुपए के तो आपकी हुकूमत मकरूज है, मैं आपको बता चुका हूं, बार बार ये आदाद शुमार बता रहा हूं। 12 अरब रुपए एफबीआर के पास है, तो वो आप क्यों नहीं दे रहे? जनाब आगे कह रहे हैं कि जो है वो एक जमाना था, यह है कि हमने पहले ही फैसला कर लिया है कि यूटिलिटी स्टोर्स में रोजाना उजरत पर काम करने वाले किसी नए कारकुन को नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ मामला नए कारकुनों की भर्ती का नहीं है, बल्कि उन मुलाजमीन की बहाली का है। 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन जो पिछले 20 साल से यूटिलिटी स्टोर्स में, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, जिन्होंने अपनी भरपूर जवानी दी, जिन्होंने अपनी उम्र का निस्फ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के सुपुर्द कर दिया, और आज उनको इस तरह निकालकर फेंक दिया गया है जिस तरह दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। जनाब ये आगे फरमा रहे हैं कि किसी जमाने में स्टील मिल्स भी एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था, तो उसको किसने तबाह किया भाई? आज वो तबाह हो गया है। बड़े फख्र से कह रहे हैं तबाह हो गए। किसने तबाह किया? एक तो उनको आमरीतों ने तबाह किया, जनरल जिया की आमरीत ने तबाह किया, उसको जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत ने तबाह किया, उसको MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने तबाह किया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लेबर विंग ने तबाह किया, उनको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ने इन्वॉल्व किया, और बाकी जो कसर रहती थी वो इत्तेफाक फाउंड्री ने पूरी की थी। और वो इत्तेफाक फाउंड्री जिसके सरबराह, जिसके ओनर, जिसके मालिक शरीफ खानदान है, तो उन्होंने पाकिस्तान स्टील को तबाह किया ताकि आपका सरिया, आपका लोहा बिक सके। फिर कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन नहीं है, बिल्कुल, और इदारा भी सरकारी नहीं है, ये तो एक कॉर्पोरेशन है। कमाल है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक विकिपीडिया की आप साइट पे चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन खोल लें, उसमें आप देखें
कि जहां लिखा हुआ है कि 63 रीजन्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के, 9 जोन्स हैं, और जहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर जो अपना मजमूई तौर पर मुलाजमीन है, आउटलेट्स जो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के, वो 5,939 हैं और मुलाजमीन 14,500 हैं। तो वहीं पर आप देखेंगे तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि इस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को ऑन करने वाली पाकिस्तान गवर्नमेंट है। ये इस वक्त स्क्रीन उसके जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो रेगुलर और फ्रेंचाइज हैं, दोनों के आउटलेट समेत स्टोर्स की टोटल तादाद 5,939 बताई जा रही है। 500 स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं और हुकूमत रेगुलर स्टोर्स यानी 3,982 की तादाद को 3,000 करना चाह रही है। फिर हुकूमत चाह रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। तो दूसरा इशू ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के 80 अरब रुपए के असासे जो हुकूमत की आंखों में कांटा बन के चुभ रहे हैं, क्योंकि 54 साल से एक इदारा चल रहा है। क्यों चल रहा है? इनको तो रोड बनाने हैं ना, इनको तो सड़कें बनानी है, इनको तो ड्रामेबाजी करनी है, इनको तो सड़कों पे लाल पीले हरे रंग लगाने हैं। तो उसमें अगर किसी गरीब का पेट कटता है तो इनको क्या तकलीफ होगी? तो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के तमाम वर्कर्स जितने भी हैं, चाहे वो डेली वेज है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो जो है वो रेगुलर है, तमाम के तमाम 11,000 मुलाजमीन अहले खाना समेत अपने हमदर्दों समेत 4 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबरा सैयद आरिफ हुसैन शाह का कहना है 4 मार्च को जो इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी हुई है उसमें भरपूर तरीके से तमाम लोग शिरकत करें, चाहे उसमें डेली वेजेस हैं, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं या रेगुलर हैं, तमाम साथी यहाँ आएँ, क्योंकि जब तक हमारी यूनिटी यहाँ शो नहीं होगी उस वक्त तक ये जालिम हुक्मरान। नाज़रीन, इसके अलावा सैयद आरिफ हुसैन शाह ने कहा है, आपने हमारे मिनिस्टर्स की बयानात सुने होंगे जो ये कहते हैं कि पहले कह रहे थे कि किसी को नहीं निकालेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब वाली रेगुलर मुलाजमीन जो है उनकी सर्विस सेव है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर को नहीं निकालेंगे, और कल उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जी यूटिलिटी स्टोर के जो मुलाजमीन हैं वो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जनाब राना तनवीर साहब, अगर यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन सरकार के मुलाजिम नहीं हैं तो फिर ये इदारा भी सरकार का नहीं है, तो फिर आप इस इदारे के अंदर क्या कर रहे हैं? आप इस इदारे को कभी ख़त्म करने की बातें करते हैं और कभी इस इदारे को जो है ना चलाने की बातें करते हैं। तो फिर इस इदारे के जो पैसे APR की तरफ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हैं, वो पैसे दिए जाएँ ताकि ये इदारा चलाए। इससे 12,000 लोग जो डायरेक्ट मुलाजमीन हैं उनके चूल्हे जलते हैं। जब हम खुद कमा के खुद खा रहे हैं और खुद अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, आपसे आपके खजाने से 1 रुपया नहीं लेते, तो फिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? या तो हम ये समझते हैं कि आपने किसी के साथ कोई डील की हुई है, तो हम इस तरह किसी के साथ आपको डील नहीं करने देंगे। नाज़रीन, मेरे ख्याल में कि अगर राना तनवीर के पास सैयद आरिफ हुसैन शाह का और मेरे सवालों के जवाब हैं तो मेरे ख्याल में उनको खुलकर आना चाहिए और आकर बैठकर जवाब देना चाहिए कि आखिर आपके दिल में बुग़्ज़ है क्या, आखिर वो वजूहात क्या है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को, एक चलते हुए इदारे को, एक मुनाफा बख्श इदारे को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। उनके मजदूरों को, एम्प्लॉइज को आप दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल से रमजान शरीफ शुरू हो रहा है, रमजान मुबारक शुरू हो रहा है। तो जब रमजान मुबारक शुरू होगा तो गरीब लोगों को पहले जिस तरह सब्सिडी दी जाती थी, उनके जो है वो रमजान मुबारक बहुत अच्छा गुजरा करता था, लेकिन अब लोग बंद यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजों को देखकर यकीनन राना तनवीर साहब आपको और आपकी हुकूमत को, आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ को थू तो जरूर करते होंगे। बहुत माजरत के साथ मैं बहुत जज्बाती हो गया हूं। जज्बाती में इसलिए भी हो गया हूं कि राना तनवीर साहब आपके एक MD थे, मोहम्मद अली आमिर। ये कौन था? 28 माह यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में क्या कर रहा था? और उसने मजमूई तौर पर 3,29,42,608 रुपए
ये क्यों लेकर गया? कौन सा उसने तीर मारा था यहां पर बैठकर? कौन से यूटिलिटी स्टोर्स में बैठकर कारनामे अंजाम दिए थे? आप जब एक मुकाला अपना खुद करते हैं तो बात दूसरों के लिए कहते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। एक डेली वेज मुलाजिम की तनख्वाह देखें और इस बंदे की 28 माह की तनख्वाह देख लें। 28 माह बैठा रहा, बाप का राज समझ के, नवाज शरीफ का राज समझ के, शहबाज शरीफ का राज समझ के, मरियम नवाज का राज समझ के। यहां पर मैं जाते जाते आखिर में एक मोहतबाना गुजारिश करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को। हाफिज साहब, जिस तरह कराची के लोग जब निहत्ते हो जाते हैं तो वो आपसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हाफिज साहब मदद करें, जनरल साहब मदद करें, चीफ साहब मदद करें। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी कमजोर आवाज आप तक पहुंच रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के इन 11-12 हजार अहले खाना, इनके खानदानों की तकलीफ को जरा महसूस करें, समझें। मैं आपसे कह रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, अगर करप्शन हुई है तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्यों कोई जीआरटी नहीं बनी? अगर सब्सिडी में करप्शन हुई तो उसके वाले से कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अगर चीनी स्कैंडल में कुछ हुआ था तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अगर गंदम स्कैंडल में कुछ हुआ था तो क्यों नहीं हुई? बात करते हैं गैर मयारी चीजों की, तो पास्को से जो यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन को गंदम फराम की जाती है उसमें कीड़े होते हैं, उनमें बदबू होती है, तो ये गंदम कौन फराम करता है यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन को? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, आपसे मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है इन 11,000-12,000 खानदानों को फाका कशी पर मजबूर ना करें। इनको आप उस खत्ते गुर्बत की लकीर के नीचे लाते मार के फेंकने की कोशिश ना करें। ये जाबराना हुकूमत है, ये अमराना हुकूमत है, ये एक बेहुदा हुकूमत है, ये बेहुदा सोच रखने वाले हकमों की हुकूमत है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको सिर्फ कुर्सी नजर आती है। इनका तर्ज हुक्मरानी जाहिलाना है, इनका तर्ज हुक्मरानी अमराना है, इनका तर्ज हुक्मरानी बेवकूफाना है, इनका तर्ज हुक्मरानी जो पाकिस्तानी जो गरीब जो एम्प्लॉइज है उनके साथ फ्रेंडली नहीं है। तो आप थोड़ा सा ख्याल कर लें। इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक मुराद सईद ट्रेस हो चुका है। कुछ दिन पहले मुराद सईद पेशावर में था, जहां उन्होंने मिशाल यूसुफजई से एक बंगले में मीटिंग भी की थी। अब मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं, कुछ और नहीं, कुछ और ना समझे तो बेहतर है। तो बहरहाल मुराद सईद के साथ उन्होंने जो है बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के बाद फिर उनको जब पता चला कि वो ट्रेस हो रहे हैं तो वो फिर गुम हो गए। और इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि वो केपी के चिल्लास के किसी इलाके में, क्योंकि उनके ताल्लुकात जो स्मगलर्स हैं जो पाकिस्तान से चीजें स्मगल करके अफगानिस्तान ले जाते हैं, उनके साथ बहुत देरीना ताल्लुकात है, वास्तेदारी है। तो ये इतलात मौसूल हो रही है। मैं तो हैरान हूं कि हम सब ये समझते रहे कि जो मुराद सईद है वो शायद अपने तौर पर सब कुछ कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि पाक दुनिया की नंबर 1 जो वो सीक्रेट एजेंसी ISI अगर चाहती तो क्या मुराद सईद को पकड़ना कोई नामुमकिन था? कतई नामुमकिन नहीं था। इसका मतलब ये है कि मुराद सईद को किसी मकसद के लिए छोड़ा गया था। मुराद सईद किसी मकसद के लिए बाहर थे। मुराद सईद का ट्रायल किसी मकसद के तहत नहीं हो रहा था। और आज अब जब मुराद सईद वादा माफ गवाह के तौर पर आकर सबके सामने खड़ा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो फिर तो बाजी पलट जाएगी। फिर तो 9 मई के मामलात में जो 9 अफराद जान भाग हुए थे वो भी इमरान खान और PTI और जो PTI के 9 अहम सरकर्दा रहनुमा है, जो एग्जीक्यूटर हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट करवाया था इस प्लान को, जिसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, जिसके मास्टरमाइंड प्लानर जनरल फैज हमीद थे। तो अब जब ये चीजें होंगी तो फिर आपको क्या लगेगा? और फिर जिस तरह मैंने आपसे बात की थी 32 GB की, 32 GB डेटा, आई डोंट नो, मुझे याद प्रॉपर नहीं आ रहा कि कितने टेराबाइट का डेटा है। उसमें तमाम वीडियोस है, तमाम इतना डिटेल मटेरियल है कि आपकी सोच है ये। उसमें पूरी 9 मई की प्लानिंग है। उसमें एक एक चीज है जो मैं आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में तफसीलन बता चुका हूं। और अगर इस 32 USBs का डेटा कॉपी किया जा चुका है और PTI के वकला को बार बार कहा जा रहा है कि वो डेटा कलेक्ट करें, डेटा वसूल करें, कॉपी वसूल करें, ताकि क्रास की जो केस है उसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PTI के वकला वो USBs कलेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि GHQ की तरफ से या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के हवाले से GHQ हमला केस में बराह रास्त सामने आने का
जिस तरह का फैसला किया जा चुका है, जिस तरह मुराद सईद को मंजर आम पर लाने का, मुराद सईद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, वो गलत नहीं है। क्या आपको याद नहीं है कि मुराद सईद ने की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो अपने बच्चों के। इस ऑडियो में दो चीजें बहुत अहम हैं। अगर दो अल्फाज बहुत अहम हैं, अगर आप उनको समझे हैं तो उनमें कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि जगह आपको बताई गई थी, जगह आपको बताई गई थी। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि जगह आपको दिखाई गई थी, जगह आपको दिखाई गई थी। तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले इसकी प्लानिंग की जा चुकी थी, इसकी रेकी हो चुकी थी, कहां कहां अटैक करने हैं ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी, पेट्रोल बम कितने ले जाने हैं सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी, और किस जगह आग और खून का खेल खेलना है ये सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका था। तो जो शवायद सामने आ रहे हैं उसके बाद मैं नहीं समझता कि इमरान खान को सजाए मौत से कोई बचा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं गिरफ्तार में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर